हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, जैसा कि वर्ड क्लियर है, काइनेटिक्स काइनेटिक्स जो है रेट से रिलेटेड है। तो यहां पे हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, किस तरह से रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं, जिसमें वेलोसिटी उनका जो है कम भी है, ज्यादा भी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे हम काइनेटिक स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन स्लो है, कौन सा फास्ट है, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शंस भी डिपेंड करता है। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी और ऐसे बहुत सारी चीजें देखेंगे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब हम केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, वही फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिविटी का होता है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लेंगे, वही न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमें रेट ऑफ डीके के लिए काम आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफी हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो है एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर वी डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, वी डील विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द मैकेनिज्म बाय विच दे प्रोसीड। हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जो ये बताए कि रिएक्शन आखिर प्रोसीड कैसे हो रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि जब हम रेट की बात करते हैं तो ये तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। जितना कंसंट्रेशन चेंज है यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेट। हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है एक थर्मोडायनेमिकली जो इंफॉर्मेशन मिलता है और जो काइनेटिकली मिलता है, कई बार डिफरेंट होते हैं। कैसे? जैसे मान लिए हम ले लें एक CH2 मॉलिक्यूल और इसका ऑक्सीडेशन कर दें, तो यहां पे देखिए CO2 और उसके साथ मिल जाएगा हमें SO2। सल्फर 2 है, ये 3 है। अब ये SO2 हो गया, लेकिन जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा है? वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पे लिखेंगे बट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इज SO3। मतलब स्टेबिलिटी SO3 की ज्यादा SO2 से है। तो फिर SO2 ही क्यों बना, SO3 क्यों नहीं बना? बनेगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम लेगा। ये देखिए SO2 प्लस हाफ O2, यहां से हमें मिला SO3। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो है। तो बहुत स्लो होने की वजह से हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट रिएक्शन जो है SO2 तक स्टॉप हो चुका है। ये SO3 जो है डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, ये हम कहते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिकली तो कह रहा है कि SO3 होना चाहिए। इसका मतलब कंप्लीट रिएक्शन के स्टडी के लिए, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टडी के लिए इस स्लो स्टेप को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां पे जो स्टेप रेट को डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पे एक टर्म जो आ रहा है, ये देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी को कहते हैं हम RDS, इज द स्लोएस्ट स्टेप। जिस रिएक्शन के अंदर ये स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट रेट है, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम क्या कहते हैं कि थर्मोडायनेमिकली भले SO3 है, लेकिन ऑलमोस्ट रिएक्शन यहाँ पे रुक चुका है। इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन जो है उसके स्पीड, उसका चेंज इन कंसंट्रेशन अलग अलग हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुछ रिएक्शन तो बहुत ही स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होते हैं और कुछ मॉडरेट होते हैं। अब इसमें देखते हैं 3 तरह के रिएक्शंस और तीनों के जो है एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सब काफी फास्ट रिएक्शन। फर्मेंटेशन, ये मॉडरेट रिएक्शन हो जाएगा। और यदि हम करोजन, रस्टिंग ये सब लेते हैं तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। तो अब हम देखते हैं कि 3 स्टेप कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, कोई स्लो होते हैं, कोई फास्ट होते हैं, कोई मॉडरेट होते हैं। इसके बेस पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस 3 तरह के होंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं
टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला जो है ये होगा वेरी स्लो। और देखिए तीनों स्टेप्स के अंदर हम चेंज इन कंसंट्रेशन ही हम ले रहे हैं, तो वेरी स्लो हो जाएगा। एक जो हो जाएगा थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट, और इसके बाद जो है ये हो जाएगा वेरी फास्ट रिएक्शंस। और यहां पे हम कैलकुलेट करते क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब हो गया रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब बताइए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और टाइम इनवर्स तो कुछ भी हो सकता है, सेकेंड, मिनट। तो यहां पे हम लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको ही हम लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड की जगह आप टाइम इनवर्स कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन कैसा चल रहा है, मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स। अब हम एग्जांपल देखेंगे, ये तीन टाइप के जो रिएक्शंस हैं इसमें कौन कौन से रिएक्शंस हम इंक्लूड करते हैं। अब देखेंगे कि जो करोजन होगा वो वेरी स्लो होगा, मॉडरेट में कई जो कोवेलेंट रिएक्शंस है वो हैं, और वेरी फास्ट रिएक्शंस के अंदर हम लेते हैं आयनिक रिएक्शंस। तो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो। अब ये जो करोजन वगैरह होता है वो तो काफी स्लो रिएक्शन होता है, इनके एग्जांपल्स भी आप देखते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहले लेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। तो फर्स्ट वन है वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखिए यदि मान लिए H2 एंड O2 का कॉम्बिनेशन हो, आप तो जानते हैं कि यदि H2 को हम बर्न करेंगे तो ये एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन यदि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है O2 और हाइड्रोजन यदि आपस में कंबाइन हो तो इतने लंबे टाइम का यहाँ पे ड्यूरेशन है कि हम ये फील करते हैं कि ये तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेरी स्लो रिएक्शन में H2 प्लस O2, यहां से बनेगा H2O। ये एक्सप्लोजन नहीं है, ये बर्निंग नहीं है, स्लो ऑक्सीडेशन है। तो यहां पे हम लिखेंगे स्लो ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अब हम देखेंगे रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन। यहां पे जो है आपको ये देखना है कि जो Fe2O3 जो ऑक्साइड लेयर बन रहा है बिल्कुल धीरे 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 जो है बन रहा है। यहाँ पे Fe प्लस O2, यहां से बनेगा Fe2O3। अब यहां पे देखिए इस तरह से जो है रस्टिंग धीरे धीरे होता है, और फिर बाद में मॉइस्चर भी आ जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा FeOH टेकन थ्राइस भी हो जाता है। तो जो भी करोजन है, अब ये करोजन जो आयरन के ऊपर है थोड़ा सा फास्ट है, इसलिए इसको कहते हैं हम रस्टिंग। और वैसे हम देखेंगे करोजन ऑफ मेटल्स, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है। जैसे मान ली कि हमने एल्यूमिनियम लिया और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और स्लोली जो है Al2O3 बना देगा। आप याद कीजिए जो प्रोटेक्टिव लेयर बनता है Al2O3 का, वो बिल्कुल स्लो स्लो होकर ये बनता है, और बाद में फिर रिएक्शन रुक भी जाता है क्योंकि ये तो प्रोटेक्ट कर दिया ना, ये जो मेटल है दैट इज गेटिंग प्रोटेक्टेड बाय Al2O3 लेयर, सो नो फर्दर एक्शन विल टेक प्लेस। तो ये जो करोजन हो गया। अब इसी तरह से यदि हम दूसरे इक्वेशंस भी लेते हैं जहां पे बिल्कुल स्लो रिएक्शन है, लॉन्ग टर्म के लिए रिएक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा स्लो रिएक्शंस के एग्जांपल्स। अब यदि मान लिए हम मॉडरेट लेते हैं तो वहां पे हम देंगे NO एंड Cl2 का एग्जाम्पल, और वहां पे आप देखेंगे कि एक जो है फास्ट रिएक्शन भी है और एक स्लो भी है। अब मॉडरेट रिएक्शंस में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मॉडरेट रिएक्शन में थोड़ा सा जो है टाइम जो है कम हो जाएगा, जो बहुत ही स्लो रिएक्शन उससे तो थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसमें इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। जैसे मान ली हम एक ले लें NO2 प्लस CO, यहां से मिलेगा हमें NO प्लस CO2, ये भी बिल्कुल मॉडरेट रिएक्शन हो गया।
इसके बाद यदि हम यहां पे लें NO प्लस Cl2, अब यहां देखिए सबसे पहले बनता है NOCl2, और ये जो इक्विलिब्रियम होता है यहां पे, ये लिटिल फास्ट होता है, लिटिल फास्ट है। लेकिन ये NOCl2 जो है, NOCl2, अब यदि मान लिए NO के साथ और रिएक्ट कर जाए और यहां से बन जाए 2NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो ये रिएक्शन हो जाता है स्लो। तो ये जो है फास्ट एंड स्लो, यही रिएक्शन हमारा जो है मॉडरेट रिएक्शन है। तो फास्ट एंड स्लो यहां से कंपेयर हमने किया है, ये बिल्कुल आयनिक इक्वेशन के जैसे, आयनिक रिएक्शन के जैसे ये फास्ट नहीं है। उसी तरह से हम लेंगे इन्वर्सन ऑफ जो कैन शुगर है उसका C12H22O11 हम ले लेंगे, और इसका देखते हैं हम C12H22O11 प्लस H2O। यहां पे एक मोल जो है ग्लूकोज का और एक जो है फ्रुक्टोज का बनेगा, तो यहां पे C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसमें एक जो है ये ग्लूकोज है और ये एक फ्रुक्टोज है। तो ये भी बिल्कुल जो है मॉडरेट रिएक्शन है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि फास्ट रिएक्शंस, जनरली हमारे लैब के अंदर जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, वहां पे जो डिटेक्ट होता है प्रेसिपिटेट, वो बिल्कुल फास्ट रिएक्शन होता है। तो हम देखेंगे फास्ट रिएक्शंस के एग्जाम्पल। फास्ट रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा वो इतना ज्यादा होगा कि हमें लगता है कि केमिकल्स को ऐड करते ही कुछ ना कुछ रिजल्ट नजर आ गया। तो यहां पे क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है या फिर न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। जो आयनिक इक्वेशंस हैं, दिस आयनिक इक्वेशन या आयनिक रिएक्शंस, these are very fast and covalent reactions are very slow। तो अब यहां पे हम फास्ट रिएक्शन में एक एग्जांपल लेंगे, यहां पे आप लिख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यदि मान लिए एक NaOH हमने बेस लिया और यहां पे एक एसिड लिया, जैसे ही हम दोनों को ऐड करते हैं यहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अब प्रोडक्ट बनता है NaCl एंड H2O। अभी ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये NaOH आयनिक है, तो जैसे ही वाटर में हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो Na प्लस एंड OH माइनस अवेलेबल है। उसी तरह से HCl, यहाँ पे H प्लस एंड Cl माइनस अवेलेबल है। तो जब सॉल्यूशन के अंदर H प्लस, OH माइनस, Na प्लस, Cl माइनस सारी चीजें हों, तो प्रोडक्ट तो NaCl H2O बनने में कोई टाइम लगना नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, ये सब आपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन देखा है न्यूट्रलाइजेशन का, प्लस Cl माइनस एक्वस। अब ये मालूम है कि जो NaCl बना ये भी तो सॉल्युबल है, और जब वाटर के अंदर सॉल्युबल है देन दिस विल बी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो यहां पे हम लिखेंगे Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस एंड प्लस वाटर। अब मुझे बताइए यहां पे Na प्लस एंड Cl माइनस, ये देखिए Na प्लस और Cl माइनस, ये दो आयंस हैं जिनके बीच में जो है ये रिएक्शन NaCl बनाने के लिए हो रहा है, और OH माइनस जो है इट इज फर्निश्ड बाय बेस एंड H प्लस इज गिवन बाय एसिड, तो ये हो जाएगा H2O फॉर्मेशन। तो हम क्या लिखते हैं कि H प्लस एंड OH माइनस ये बनता है H2O, और ये जो रिएक्शन है ये हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मींस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O फ्रॉम H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। अब ये H प्लस कहां से आया, ये आया फ्रॉम एसिड। ये देखिए OH माइनस कहां से आया, फ्रॉम बेस। तो इस तरह से जो है न्यूट्रलाइजेशन भी जो है बिल्कुल फास्ट रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। इट इज आयनिक रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। अब आयनिक है, आयंस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए रिएक्शन हो गया वेरी फास्ट। अब कुछ रिएक्शंस हम प्रेसिपिटेशन का लेंगे। न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया, न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्टेंट भी कलरलेस था, प्रोडक्ट भी कलरलेस है, लेकिन जब प्रेसिपिटेशन होता है तो कोई ना कोई कलर तो नजर आता ही है जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है।
तो प्रेसिपिटेशन में पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे देखिए आपने लिया है NaCl और यहां से AgNO3 रिएजेंट को हमने डाला। ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है। जो यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो AgCl जो इनसॉल्युबल होगा और ये देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहां पे ये हो गया AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए एक्वस एक्वस और ये भी है एक्वस, लेकिन ये हो गया सॉलिड। तो एक काम करते हैं, इसको हम सॉलिड भी लिखेंगे और ऐसे हम प्रेसिपिटेट भी बना देंगे। ये देखिए, तो ये जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है जैसे आपने ऐड किया तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में ही जो है रिएक्शन हो गया, तो वेरी फास्ट है ये। और कुछ प्रेसिपिटेशन देखते हैं हम लोग। अब यदि मान लिया हमने लिया Ki प्लस PbCl2 हमने लिया, जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो बनेगा KCl एंड PbI2। तो यहां पे हो जाएगा PbI2 KCl एंड प्लस PbI2। ये जो PbI2 है ये होता है येलो कलर का, इसे हम कहते हैं येलो प्रेसिपिटेट। अब ये KCl तो एक्वस ही है, वो तो सॉल्युबल है। तो PbI2 के कलर में फॉर्मेशन में बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड लगा, इसलिए ये भी बिल्कुल फास्ट है। तो कुछ और प्रेसिपिटेट देखते हैं फॉर्मेशन। अब देखिए आप, यदि मान लिए Cu+2 कोई आयन है, मतलब आपके पास साल्ट है कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, Cu+2 आयन वहां पे है, और इस एक्वस सॉल्यूशन में यदि आप H2S को ऐड कर रहे हो तो देखते हैं क्या होगा। H2S, अभी देखिए कॉपर का कोई भी कंपाउंड है, यहां पे जब सल्फाइड के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा CuS और ये होता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। इसके साथ क्या बन जाएगा ये 2H+। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ये है CuCl2। देखिए कॉपर का जो क्लोराइड एंड कार्बोनेट है वो होता है ग्रीन इन कलर, तो ये ग्रीन, लेकिन हल्का सा ग्रीन है क्योंकि आप बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं, और इसके अंदर आपने डाला H2S। वही यदि आप कॉपर सल्फेट लेते तो ब्लू कलर का होता। तो यहां से बनेगा CuS सॉलिड जो कि है ब्लैक प्रेसिपिटेट। इसी इक्वेशन को हमने ऐसा लिख दिया, और यहां से अब क्या हो जाएगा ये 2HCl। तो यहां हो गया 2HCl। अब यदि एक और मैं कॉपर का एग्जांपल ले लेता हूं, कॉपर सल्फेट प्लस H2S, तब यहां से हो जाता है CuS प्लस H2SO4, ये है ब्लैक प्रेसिपिटेट। मतलब कॉपर प्लस 2 का कोई भी आप यदि साल्ट लेंगे और जब उसके अंदर आप H2S गैस को पास करेंगे तो यहां से ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इमीडिएटली जो है आपको जो है ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन है। और प्रेसिपिटेशन कैसा है, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो कुछ और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब यदि Cd+2 आयन है, मतलब कैडमियम का हम यदि कोई साल्ट लेते हैं और उसमें जब H2S पास करते हैं तो यहां जो सल्फाइड बनता है वो बनता है येलो कलर का। तो इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। ये देखिए CdCl2 है, इसमें आपने H2S पास किया, यहां से बना CdS एंड प्लस 2HCl, और ये जो प्रेसिपिटेट है यह येलो प्रेसिपिटेट, इसलिए इसको हम सॉलिड लिख देते हैं। तो थोड़ा से अलग अलग कलर के कंपाउंड्स बनते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसके अंदर हमें सल्फेट आयन को, अभी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट कर रहे हैं और वहां पे हमें जो है कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है। अब यदि मान लीजिए सल्फेट आयन हो और सल्फेट आयन हो, उसको हमको डिटेक्ट करना है, तो वहां पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो करते हैं बेरियम क्लोराइड का। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास MgSO4 है और हमें देखना है कि इसके अंदर सल्फेट आयन है या नहीं, तो यहां पे हमने लिया रिएजेंट BaCl2, यहां से बनेगा BaSO4, और ये जो BaSO4 बना यही है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये देखिए BaSO4 और यहां से क्या हो जाएगा ये MgCl2। तो ये जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम कहा गया। इसी तरह से एक और इक्वेशन देखते हैं। यदि सोडियम थायोसल्फेट हम ले रहे हैं
और उसके अंदर जो है हम AgNO3 ऐड कर दें तो वहां पे जो है जो कलर मिलेगा वो व्हाइट, लेकिन वो व्हाइट टर्न्स ब्लैक ऐसा हो जाता है। ये फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं और ये कई बार आपके डिस्कशन में आएंगे, इसलिए इसको 2-3 एग्जांपल ज्यादा ही ले रहा हूं मैं। अब यहां पे देखिए 6th वन, यदि आपके पास हाइपो है Na2H2O3 थायोसल्फेट आयन है और यहां पे हम ऐड करेंगे AgNO3। अब यहां से देखिए Ag2H2O3 बन जाता है, ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया और प्लस 2NaNO3 2NaNO3। अब ये जो Ag2H2O3 है ये व्हाइट कलर का है, ये देखिए व्हाइट है और टेस्ट ट्यूब में आपके पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, लेकिन अब तुरंत ही जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में। तो यहां पे देखिए आप वाटर ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में है, ये देखिए Ag2S बन गया और प्लस H2SO4, ये हो जाएगा ब्लैक। तो इसमें तो थोड़ा सा स्लो टाइम लगा, लेकिन फर्स्ट प्रेसिपिटेट जो आपको मिला है उसके अंदर बिल्कुल इमीडिएटली जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि करीब 6 एग्जांपल हमने लिखा, ये है फास्ट रिएक्शंस। अब मुझे बताइए, पहला हमने क्या लिया? न्यूट्रलाइजेशन। सेकंड क्या लिया? प्रेसिपिटेशन। अब थर्ड लेते हैं हम लोग, जहां पे कंबसन होगा और देखेंगे कि कौन कौन से कंबसन वाले एग्जांपल है। कंबसन रिएक्शन भी जो है काफी फास्ट रिएक्शन है और कंबसन में हम कोल का बर्निंग ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एसिटिलीन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे जो एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं वो भी जो है फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। तो चलिए कंबसन हम देखते हैं। पहला C+O2, ये हो गया CO2 और ये जो कंबसन है हाईली एक्सोथर्मिक है। सेकेंड रिएक्शन हम लेते हैं, यदि एसिटिलीन का बर्निंग हो रहा है, CO2 प्लस 2H2O, तो यहाँ पे C2 और यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन है, तो इसको आप ऐसा कर दीजिए 4 × 6, ये हो गया बैलेंस। तो एसिटिलीन, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब बर्न होगा तो CO2 एंड H2O मिलना है। तो ये एसिटिलीन आप देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, हम देखते हैं जब गैस वेल्डिंग होता है तो वहां पे एक सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का रहता है और एक सिलेंडर एसिटिलीन का होता है और जैसे एक लिटिल स्पार्क आया ये जल जाता है। इसके बाद घर में हम एलपीजी यूज कर रहे हैं और कहीं जो है, जैसे अब गाड़ियों में जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लेते हैं वो CH4 है, तो चाहे CH4 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम लें, चाहे हम अपना जो एलपीजी है नॉर्मल आइसोब्यूटेन का मिक्सचर उसको लें, ये सब के सब जो है कैसे हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं। तो पहले इनको हम देखते हैं। मीथेन का क्या होगा? जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वहां पे हमें मिलना है CO2 एंड H2O। अब ये देखिए कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड इस तरह से। अब हम देखते हैं, यदि हम ब्यूटेन को बर्न कर रहे हैं C4H10 प्लस O2, तो यहाँ पे हो जाएगा CO2, तो ये 4CO2 प्लस 5H2O। अब ये देखिए 13 है, तो ये 13/2 आएगा, इसलिए हम डबल करके इसको हम 13 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो इस तरह से हमने लिया। अब यदि मान लिए हम मैग्नीशियम का बर्निंग देखें, वंस द मैग्नीशियम स्टार्ट्स बर्निंग द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। कैसे? आपने देखा है कि दिवाली के समय जब हम अनारदाना या फ्लावर पॉट जिसको जलाते हैं, या फिर हर क्रैकर्स में थोड़े से बाहर थ्रेड निकले रहते हैं, उसके अंदर जो है सिल्वर कलर जैसा कुछ हमें दिखता है, वही तो मैग्नीशियम पाउडर है। फ्लावर पॉट के अंदर जो बिल्कुल व्हाइट फ्लैश ऑफ लाइट जो हमें दिखता है वो तो मैग्नीशियम के बर्निंग की वजह से। वो चक्री जिसको हम जलाते हैं और ऐसा स्पाइरल घूमता है, वहां भी आप देखते हैं कि फ्लैश ऑफ लाइट बिल्कुल व्हाइट कलर का मिलता है, वो भी तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है। तो यहां पे हम वो भी ले लेंगे, मैग्नीशियम प्लस O2, यहां हो गया MgO। ठीक है, लेकिन अब देखिए, यदि मैग्नीशियम एयर में बर्न हो रहा है, जब हम एक्सप्लोजन कर रहे हैं, तो वहां पे नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन हो जाता है, Mg प्लस N2, यहां पे हो जाएगा Mg प्लस N2, Mg3N2। ये कब? when मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। अब यदि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होता बर्निंग तो MgO बनता, लेकिन एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, तो यहां पे मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड नाइट्राइड दोनों मिलता है
और हम देखते हैं कि जब दिवाली के समय हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन नेक्स्ट डे हो जाता है, तो कारण क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये इसके डस्ट हैं। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जहां पे हम जलाते हैं वहां पे व्हाइट व्हाइट रोड, या जहां पे आपने फ्लोर पे जलाया है वहां पे व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट हो जाता है। अब जब हम उसके ऊपर वाटर धोने के लिए हम डालते हैं, वॉशिंग करना है हमें, वाटर डालते हैं, तो ये Mg3N2 जो है देता है अमोनिया, और ये MgO देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उस अमोनिया की वजह से ही पोल्यूशन जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये CO2 तो बढ़ते ही है, इसके साथ अमोनिया भी जो है आ जाता है। तो ये सब सारे जो रिएक्शन थे ये बिल्कुल फास्ट रिएक्शन थे। ये कंबसन भी बिल्कुल फास्ट रिएक्शन है। इंस्टेंटेनियसली आप देखेंगे कि जैसे ही बर्न किए तो इट विल स्टार्ट कंटिन्यूअस बर्निंग, और एक्सप्लोजन तो हो ही जाता है। तो एक्सप्लोजन भी जो है वो फास्ट है। अब यदि मान लिए C2H2 CH4 C4H10 इनको हम कंट्रोल से न जलाएं, रेगुलेटर से हम ना यूज करें, और यदि हम डायरेक्ट इसको एक्सप्लोड कर दें, तो फिर तो एक्सप्लोजन ही होना है ना। आप याद कीजिए कार्बाइड टैंक, पहले जमाने में कार्बाइड टैंक होते थे, टीपू सुल्तान टैंक, उस टाइप के टैंक में कार्बाइड हम डालते थे, कैल्शियम कार्बाइड। और जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर के अंदर डालते हैं तो वहां से बनता है एसिटिलीन, और जब एसिटिलीन को एक्सप्लोड करते हैं तो वहां पे जो है इतना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है कि आयरन बॉल दूर तक चला जाता है। तो जब हम साइंस मॉडल बनाते हैं एग्जीबिशन के लिए, तो वहां पे भी हम बॉटल के अंदर मतलब जो मेटल का जो बॉक्स है, सिलेंडर है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड डाल के वो बनाते हैं एक्सप्लोजन के लिए। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कार्बाइड टैंक्स में यूज होता था, वो भी एक्सप्लोजन जो है काफी जो है फास्ट होता है। तो ये सारे के सारे जो है फास्ट रिएक्शंस के एग्जाम्पल थे।